नहीं मैं मत कर धन्यवाद। वेलकम ऑल। आज हम दूसरे लेक्चर में पढ़ेंगे न्यू इशू मार्केट। पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था कि सिक्योरिटी मार्केट क्या होता है, सिक्योरिटी क्या होती है और इसके कितने टाइप हैं। तो इसी को कंटिन्यू करते हुए हम आगे आज पढ़ेंगे न्यू इशू मार्केट। न्यू इशू मार्केट, तो जैसा कि नाम से पता लग रहा है न्यू इशू मार्केट, न्यू यानी नया, इशू जो भी सिक्योरिटी आ रही है उसका मार्केट। तो अगर मैं आपको एक सामान्य भाषा में कहूँ तो न्यू इशू मार्केट इज अ मार्केट वेयर न्यू फ्रेश सिक्योरिटीज इशूड बाय कंपनीज और एनी अदर इंस्टीट्यूशंस। जब कोई प्रतिभूति पहली बार एकदम फ्रेश इशू की जाती है बाज़ार में, उसे कहते हैं न्यू इशू मार्केट। आप यहाँ गौर से देखेंगे, द प्राइमरी मार्केट रेफर्स टू द सेटअप बाय विच द इंडस्ट्री रेज फंड बाय इशूइंग डिफरेंट टाइप ऑफ सिक्योरिटीज़। These securities are issued directly to the investors। जब सिक्योरिटी पहली बार इशू की जाती है और सीधे निवेशक को इशू की जाती है तो वो प्राइमरी मार्केट कहलाता है, न्यू इशू मार्केट। द प्राइमरी मार्केट डिस्चार्ज द इम्पोर्टेंट फंक्शन ऑफ द ट्रांसफर ऑफ सेविंग स्पेशली द इंडिविजुअल्स, गवर्नमेंट एंड पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग। In the primary market, the new issue of securities are presented in the form of for public issue, right issue, प्राइवेट प्लेसमेंट। अब ये न्यू इशू मार्केट जो होता है प्राइमरी, उसके पार्ट हैं, टाइप हैं, पब्लिक इशू, राइट इशू एंड प्राइवेट प्लेसमेंट। इन efficient operation, its efficient operation is made possible by the financial intermediaries and financial institution who arrange long-term financial ट्रांजैक्शंस फॉर द क्लाइंट। तो यहाँ हम पहले समझेंगे कि पब्लिक इशू, राइट इशू और प्राइवेट प्लेसमेंट क्या है। पब्लिक इशू का मतलब तो है कि जब नई प्रतिभूति इशू की जाती है तो सभी के लिए ओपन हो, जब सभी के लिए ओपन हो, कोई भी उसमें पैसा लगा सकता है, तो वो कहलाती है पब्लिक इशू। राइट इशू होता है कि जब कंपनी कोई प्रतिभूति जारी करती है और उसमें वो ये कहती है कि जो जिसके पास में ऑलरेडी पहले से ही मेरी कंपनी की प्रतिभूति है या शेयर्स हैं वही इसको खरीद सकता है, पहले उनको प्राथमिकता दी जाए, यानी उनको अधिकार दिया जाए, राइट देगा। अगर आपके पास में मेरी कंपनी की प्रतिभूति है, अगर आप खरीदना चाहते हैं, यानी मेरी कंपनी के शेयर आपके पास हैं और आप चाहते हो, तो पहले आपको प्राथमिकता है, अगर आप नहीं खरीदोगे तो दूसरे को मिलेगा। तो वो कहलाता है राइट इशू। और प्राइवेट प्लेसमेंट कहलाता है कि जब इशू जो आता है, जो नई प्रतिभूति जारी की जाती है, वो केवल और केवल कुछ बड़े निजी निवेशकों के लिए होती है, पब्लिक के लिए ओपन नहीं होती है, उनको कहते हैं प्राइवेट प्लेसमेंट। तो ये कुछ था बेसिक न्यू इशू मार्केट का कॉन्सेप्ट। अब हम सबसे पहले समझें फंक्शन ऑफ न्यू इशू मार्केट, कार्य क्या है न्यू इशू मार्केट। द मेन फंक्शन ऑफ न्यू इशू मार्केट इज़ टू फैसिलिटेट द कंपनी टू रेज लॉन्ग टर्म फंड। यानी सबसे मुख्य कार्य है कंपनियों को वो एनवायरनमेंट देना जिससे वो कैपिटल रेज करे बाय मेकिंग फ्रेश इश्यूज ऑफ शेयर्स एंड डिबेंचर। यानी कंपनियों को ये एनवायरनमेंट दिया जाता है कि वो अपना ज़रूरत के हिसाब से लॉन्ग टर्म फंड मार्केट से उठा सके। Organization refers to the identified assessment and processing of the new issued securities, underwriting, distributions। यानी ये वो काम है जो न्यू इशू मार्केट में एक नया इशू लाते वक्त किया जाता है। Organization refers to the identification, assessment and process of new issue। सबसे पहले उस प्रोसेस को समझना। Underwriting, the banking institutions act as a middleman between security issuing companies and investor। Underwriter example JP Morgan, Goldman Sachs etc। डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब होता है जो सिक्योरिटी इशू की गई है उसको सब में डिस्ट्रीब्यूट करना और भेजना। अब है प्लेयर। तो न्यू इशू मार्केट यानी जब कोई सिक्योरिटी पहली बार जारी की जाती है तो उसके बीच में कौन कौन मुख्य उनके इंटरमीडिएटरी या मध्यस्थ होते हैं, वो है। In olden days, issue of security was managed by the company and its personnel। पहले क्या होता था, कोई नई सिक्योरिटी इशू करती थी तो वो सारा काम उस कंपनी के लोग खुद ही मैनेज किया करते थे, जो उनके कर्मचारी होते थे। बट एट प्रेजेंट द stringent rule and regulation governing the new issue and changing scenario of the capital market
call for the support of many agencies to make the issue successful. अब चूँकि नियम कायदे बदल गए, कानून टफ हो गए, कई ऐसे फैक्टर हैं जिसकी वजह से कंपनी के लिए वो सारा काम खुद करना संभव नहीं है। ऐसे में कंपनी ये सारा काम दूसरे मध्यस्थ इंस्टीट्यूशन से करवाती है। द इम्पॉर्टेंट पार्टीज इन्वॉल्व इन द न्यू इश्यूज आर, सबसे पहले मैनेजर टू द इशू, रजिस्ट्रार टू द इशू, अंडर राइटर टू द इशू, बैंकर्स टू द इशू, एडवर्टाइजिंग एजेंसी टू द इशू, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस एंड गवर्नमेंट एंड इंस्टीट्यूशनरी एजेंसी। ये मुख्य मध्यस्थ हैं एक न्यू इशू मार्केट में किसी इशू को लॉन्च करने में, फर्स्ट टाइम जब लॉन्च होता है तो। इनको हम डिटेल में आगे पढ़ेंगे। सबसे पहला है मैनेजर्स टू द इशू। द इशूइंग कंपनी अपॉइंट अ मैनेजर टू मैनेज एक्टिविटीज रिलेटिंग टू द इशू। द मर्चेंट बैंकिंग डिवीजन सब्सिडरी ऑफ द कमर्शियल बैंक, फॉरेन बैंक, प्राइवेट बैंक एंड प्राइवेट एजेंसीज आर competent to act as a manager to the issues. Generally, they perform the following duties: drafting of prospectus, preparing budgeted expenses relating to the issue, determining the appropriate timing of the issue, advising the company on the matters related to the appointment of registrar, underwriter, broker, etc. तो अगर मैं सिंपल बात कहूँ तो मैनेजर टू द इशू क्या है? जब कंपनी इशू लाना चाहती है तो सबसे पहले एक किसी ऐसे मर्चेंट बैंक या एक वित्तीय संस्थान को हायर करती है जो उसके लिए एज ए मैनेजर काम करता है। वो सारा उसका शुरुआती काम वही मैनेज करता है, पैसा लॉन्च करने मतलब सिक्योरिटी लॉन्च करने से लेकर और एप्लीकेशन आने और पैसा आने तक का सारा काम। तो ये किसी कमर्शियल बैंक की जो मर्चेंट बैंकिंग डिवीज़न होती है वो ये काम करती है। और इसका मुख्य काम क्या है? ड्राफ्टिंग ऑफ प्रोस्पेक्टस। सबसे पहले प्रोस्पेक्टस को ड्राफ्ट करना, बजट बनाना, इशू करना, टाइमिंग इशू करना और उस कंपनीज को अन्य बातों पर सलाह देना। फिर दूसरा रजिस्ट्रार टू द इशू। रजिस्ट्रार आर अपॉइंटेड बाय इन द कंसल्टेशन विद द लीड मैनेजर टू द इशू। SEBI has laid down the guideline relating to appointment of a registrar. Companies having competencies and expertise, manpower, infrastructure and capital adequacy are allowed to appoint registrar to the issue. A registrar is an important intermediary who perform all the activities connected with the new issue management. Usually the registrar to the issue perform those functions connected with the allotment of security. यानी सिक्योरिटी की एप्लीकेशन आना और उनको अलॉट करने का जो काम है वो रजिस्ट्रार करता है। तो रजिस्ट्रार टू द इशू। देन नेक्स्ट होता है अंडर राइटर। अंडर राइटर इज ए contract in which the underwriter guarantees subscription to the issue. Underwriters may be financial institution, bank, approved investment companies, etc. इन अंडरराइटर कौन है? अंडरराइटर वो एक गारंटर है जो उस कंपनी को ये गारंटी देता है कि आपका सब्सक्रिप्शन फुल फ्लैश वो सब्सक्राइब होगा, इसकी मैं जिम्मेदारी दे रहा हूँ। सपोज एक उदाहरण के तौर पर समझो, मान लो कंपनी ने 10 लाख शेयर इशू किए हैं, तो अंडरराइटर कहता है कि आपके सारे 10 लाख शेयर्स बिक जाएंगे, ये मेरी जिम्मेदारी है। अगर उसमें कुछ बच गए तो वो मैं खरीद लूँगा, यानी आपके पूरे के पूरे शेयर बिकेंगे, इस चीज़ की जिम्मेदारी देता है। तो अंडरराइटर क्या है? गारंटी सब्सक्रिप्शन ऑफ द इश्यूज। इशू का बिकने का, सब्सक्रिप्शन होने की जो जिम्मेदारी है वो लेता है अंडरराइटर। फिर है बैंकर्स। द रोल ऑफ बैंकर इन कनेक्शन विद द इशू इज वेरी इंपॉर्टेंट। दे कलेक्ट एप्लीकेशंस मनी अलोंग विद एप्लीकेशन फॉर्म। दे चार्जेस कमीशन। यानी बैंकर्स कौन है? जहां हम एप्लीकेशन लगाते हैं और हम कंपनी के और मैनेजर के बिहाव पर वो पैसा बैंकर आपसे लेता है, उस पैसे को लॉक करता है और सेटल करता है और उसके अगेंस्ट में कुछ कमीशन चार्ज करता है, वो होता है बैंकर। बैंकर में भी कोऑर्डिनेटर बैंकर्स और ए कलेक्टिंग बैंकर। एडवर्टाइजिंग एजेंसी। एडवर्टाइजिंग एजेंसी क्या करती है? वो पूरे इकोनॉमी में सारे निवेशक को उस इशू के बारे में बताती है। सब जगह आपने कई बार देखा होगा कि जब कोई नया इशू होता है तो टीवी में भी ऐड आता है, सभी बैंकों में उसके होर्डिंग लगे हुए होते हैं, सड़कों पर बड़े बड़े होर्डिंग लगे होते हैं बड़े शहरों में कि भाई रिलायंस का ये IPO आ रहा है, इसका ये रेट है। वो ये जो मार्केटिंग का काम होता है उसको एडवर्टाइज करना, वो एडवर्टाइजिंग एजेंसी करती है। तो एडवर्टाइजिंग प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन प्रमोटिंग द इशू। सो वाइल सेलेक्टिंग एन एडवर्टाइजिंग एजेंसी, द competency and the past record of the advertising agency are the factor that are considered before the appointment. यानी वो ऐसी एडवर्टाइजिंग एजेंसी लो जो आपके इशू को सबसे ज़्यादा लोगों तक पहुंचा सके, जिसकी वो अच्छे से मार्केटिंग करे और वो इशू पूरा सब्सक्राइब हो।
फिर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन क्या है, आर ऑल्सो अंडर राइटर द इशू, वो भी अंडर राइटर बन सकते हैं। दे ऑल्सो एक्सटेंड टर्म लोन टू द इशूइंग कंपनी, द लीड मैनेजर आर सेंड कॉपी ऑफ द प्रोस्पेक्टस। तो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ये सारे मिक्स काम करते हैं, वो इट कैन बी ए अंडर राइटर, इट कैन बी ए गारंटर, इट कैन बी ए लीड मैनेजर, ये सारे वो हो सकता है। फिर गवर्नमेंट और स्टैट्यूटरी बॉडी। फिर आईपीओ में सबसे अहम रोल होता है सरकार का, जिसे सेबी पूरे कैपिटल मार्केट को लीड करता है, रूल करता है, गवर्न करता है। वो है रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी, यानी गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट है, आरबीआई है, स्टॉक एक्सचेंज है, ये सब इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग अथॉरिटी है, पोल्यूशन कंट्रोल, ये सब क्या है, गवर्नमेंट की एजेंसीज हैं, गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट हैं जो पूरे आईपीओ को कंट्रोल करते हैं, रेगुलेट करते हैं। आपको इनसे अप्रूवल भी लेना होता है और इनके आगे रिपोर्ट भी भेजनी होती है। तो ये इसका बेसिक इंटरमीडिएटरीज हैं। अब प्रॉब्लम्स ऑफ न्यू इशू मार्केट में मुख्य समस्याएं क्या आ सकती है। सबसे पहले इनइफेक्टिव मोबिलाइजेशन ऑफ सेविंग जो निवेशक के पास है उसका इनइफेक्टिव यानी प्रॉपर मोबिलाइजेशन नहीं हो पाता मार्केट में, जहाँ ज़रूरत है वहाँ सेविंग नहीं पहुँच पाती, ये उसकी प्रॉब्लम है। देन फंक्शनल एंड इंस्टीट्यूशनल गैप, जितने इकोनॉमी को देखते हुए जितने इंस्टीट्यूशंस की ज़रूरत है उतने इंस्टीट्यूशन नहीं बन पाते, इंस्टीट्यूशनल गैप आता है। मान लो ज़रूरत है कि भाई इतने मान लो 50 वित्तीय संस्थान होने चाहिए प्रॉपर काम के लिए, लेकिन हमारे पास 20 ही वित्तीय संस्थान है, तो वो काम प्रॉपरली नहीं हो पाएगा, यानी फंक्शनल एंड इंस्टीट्यूशनल गैप है। The new instrument in the new issue market do not appeal to the investing public. The reason is that the merchant banking, which is the major player in the new issue market, is still in its infancy in the India. अभी भी इतने मर्चेंट बैंक नहीं हैं। फिर रिस्क एवर्जन, अंडरराइटर एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन सब्सक्राइब्स मोर फॉर प्रेफरेंशियल शेयर एंड डिबेंचर देन द इक्विटी शेयर्स। अभी भी जो अंडरराइटर और दूसरे वित्तीय संस्थान हैं वो सिक्योरिटी के हिसाब से उन सिक्योरिटी की अंडरटेकिंग लेते हैं जिनमें रिस्क कम है, जो हाई रिस्क की है उनका वो नहीं ले पाते। तो ये भी एक प्रॉब्लम है कि रिस्क एवर्जन है, वो रिस्क ज़्यादा उठाना नहीं चाहते। देन सेकंड, इनऑर्डिनेट डिले इन द अलॉटमेंट ऑफ प्रोसेस में भी काफ़ी समय लग जाता है अलॉटमेंट होने में, वो भी इसकी प्रॉब्लम है न्यू इशू मार्केटिंग। प्रॉब्लम ऑफ द कंपनी क्या प्रॉब्लम, द इशूइंग कंपनी ऑल्सो सफर फ्रॉम सर्टन प्रॉब्लम, दे आर ऑफन टेम्पटेड टू प्रेजेंट ए रोजी पिक्चर अबाउट द प्रोजेक्टेड फिगर, टर्नओवर, प्रॉफिट। सेकेंडली, सम कंपनीज मेक ए एक्सएग्रीगेटेड क्लेम अबाउट द देयर प्रॉस्पेक्ट, यानी कंपनी के लिए प्रॉब्लम ये है कि कंपनी को अपना इशू सारा सब्सक्राइब करने के लिए कई बार बहुत ही बढ़ा चढ़ा कर बातें बतानी पड़ती है, एक अच्छे ख्वाब दिखाने पड़ते हैं कि हमारा प्रोजेक्ट इतना है और हमें इतने पैसा मिलेगा, ये वो भी एक प्राइमरी मार्केट इसकी न्यू इशू मार्केट की समस्याएं हैं। फिर अब ओवरव्यू ऑफ आईपीओ प्रोसेस हम अगले लेक्चर में करेंगे कि इसका ओवरव्यू ऑफ आईपीओ प्रोसेस क्या है जो पूरा लॉन्च होने का। तो अब तक हमने पढ़ा कि न्यू इशू मार्केट क्या है, इसकी प्रॉब्लम्स क्या हैं, इसके डिफरेंट इंटरमीडिएटरीज कौन से हैं, ये प्लेयर्स कौन से हैं, फंक्शन क्या है। तो न्यू इशू मार्केट का अब तक पढ़ा। आप किसी भी बुक को कंसल्ट कर सकते हैं, इसमें चैप्टर पढ़ें तब थोड़ा और क्लियर होगा। कोई डाउट हो तो पूछ सकते हैं। तब तक पढ़ते रहें और घर पे रहें।